ईस्ट इंडिया कंपनी, ये नाम सुनते ही क्या याद आता है? मसाले, चाय, बड़े बड़े जहाज, यही सब है ना। लेकिन इस सीधे साधे व्यापारिक नाम के पीछे एक बहुत बड़ा, एक बहुत वजनी शब्द छिपा है, साम्राज्य। सोचिए जरा, एक कंपनी, एक बिजनेस करने वाली कंपनी, आखिर वो पूरे के पूरे देश पर राज कैसे कर सकती है? तो आज हम इसी सवाल के परते उधेड़ने वाले हैं। ये सिर्फ इतिहास का कोई पुराना किस्सा नहीं है, नहीं। ये तो स्ट्रैटेजी, मौके का फायदा उठाने और पावर के एक ऐसे खेल की कहानी है जिसकी गूंज आज भी दुनिया के बड़े बड़े कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स में सुनाई देती है। अच्छा, इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे चलना होगा। हम बात करेंगे 1600 से लेकर 1757 के बीच के दौर की। ये वो लगभग 150 साल है जिनमें एक कंपनी सूरत के एक छोटे से गोदाम से सफर शुरू करती है और प्लासी की लड़ाई तक पहुंच जाती है। वो लड़ाई जिसने हिंदुस्तान पर उसकी हुकूमत की नींव डाल दी। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, कंपनी जब भारत आई तो कोई सेना लेकर नहीं आई थी। उनका पहला हथियार तोप या तलवार नहीं था। उनका सबसे पहला और सबसे ताकतवर हथियार था कागज का एक टुकड़ा। जी हाँ, एक कागज जिसे कहते थे फरमान। अब ये सिर्फ कोई शाही आदेश नहीं था, ये तो डिप्लोमेसी का एक मास्टर स्ट्रोक था। होता ये था कि कंपनी के लोग मुगल दरबार में जाते, महंगे महंगे तोहफे देते और बदले में व्यापार करने के ऐसे खास अधिकार ले आते थे जो किसी और को नहीं मिलते थे। जैसे सोचिए, किसी बड़े बंदरगाह पर बिना कोई टैक्स दिए सामान बेचने की इजाजत। इससे उन्हें बाकी व्यापारियों पर जबरदस्त बढ़त मिल जाती थी। और यहीं से असली खेल शुरू हुआ। कंपनी ने धीरे धीरे बड़ी चालाकी से अपना रोल बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी बस्तियों के आसपास एक छोटा मोटा राजकाज चलाना शुरू कर दिया। अब वो इसे टैक्स नहीं कहते थे, नहीं, नाम दिया सिक्योरिटी फीस, मतलब अपनी फैक्ट्री की सुरक्षा के लिए एक छोटा सा शुल्क। और देखते ही देखते उन्होंने अपनी अदालतें भी बना ली, जो कहने को तो अंग्रेजों के झगड़े सुलझाती थी, पर असल में ये स्थानीय मामलों में दखल देने का एक जरिया बन गई थी। मतलब साफ है, कंपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रही थी, है ना। अपने टैक्स कलेक्टर, अपने सिपाही, अपनी अदालतें, सब कुछ। और ये सब रातों रात नहीं हुआ। ये तो दीमक की तरह हुआ, धीरे धीरे, मुगल सल्तनत की नाक के नीचे, जो अंदर ही अंदर सब कुछ खोखला कर रहा था। ठीक है, तो कागज और दिमाग वाले दावपेच तो समझ में आ गए, लेकिन सिर्फ दफ्तर चलाने से तो कोई राज नहीं कर सकता। ताकत चाहिए, फौज चाहिए। तो ये सैन्य शक्ति आई कहाँ से? बस यहीं पर कंपनी ने अपना सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने किया क्या कि अपनी फैक्ट्रियों की हिफाजत के लिए जो गार्ड रखे थे ना, उन्हीं को धीरे धीरे एक प्रोफेशनल आर्मी में बदल दिया। और इस सेना की सबसे बड़ी, सबसे अजीब बात पता है क्या थी? ये एक भारतीय सेना थी, जिसे बनाया गया था भारतीयों के ही खिलाफ लड़ने के लिए। इसमें ज्यादातर सैनिक तो भारतीय ही थे, जिन्हें सिपाही कहते थे, लेकिन ऑफिसर अंग्रेज होते थे। ट्रेनिंग यूरोपियन स्टाइल में होती थी और हथियार एकदम मॉडर्न थे। तो एक तरफ तो कंपनी अपने हथियार तेज कर रही थी, कागज के भी और बारूद के भी, लेकिन उनकी असली ताकत शायद उनकी अपनी सेना नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान की अपनी कमजोरी थी। देखिए, 1707 में औरंगजेब की मौत से पहले तक भारत एक था। एक मजबूत सेंट्रल पावर थी, मुगल साम्राज्य, जिसकी वजह से पूरा देश एक धागे में बंधा हुआ था। लेकिन औरंगजेब के बाद सब बिखर गया। दिल्ली में कोई एक ताकतवर हुक्मरान नहीं रहा, और इसी को कहते हैं पावर वैक्यूम, यानी ताकत का खालीपन। जो बड़े बड़े सूबेदार थे वो सब अपने अपने इलाकों के राजा बन बैठे। बंगाल अलग, अवध अलग, हैदराबाद अलग, पूरा नक्शा ही बदल गया। और ये जो बिखराव था, ये जो आपसी लड़ाइयाँ थीं, बस यही तो कंपनी के लिए सुनहरा मौका था। हिंदुस्तान पॉलिटिकली इतना टूट चुका था, इतना बट चुका था कि अंग्रेजों को फूट डालो और राज करो की अपनी नीति चलाने के लिए एक खुला मैदान मिल गया। और कंपनी ने इस बिखराव का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने तो एक पूरा, समझिए, एक बिजनेस मॉडल ही तैयार कर लिया। एक ऐसा फॉर्मूला जिसे वो बार बार अलग अलग जगह इस्तेमाल करके अपनी ताकत और अपना मुनाफा दोनों बढ़ा सकते थे। ये फॉर्मूला बड़ा ही शातिर और सिंपल था। स्टेप 1, पता लगाओ कि किस राज्य में गद्दी के लिए लड़ाई चल रही है, 2 भाइयों में या चाचा भतीजे में। स्टेप 2, कंपनी एक शिकारी की तरह बीच में कूद पड़ती और किसी एक दावेदार को चुन लेती। स्टेप 3, उसे पैसा और अपनी मॉडर्न आर्मी का सपोर्ट देती। स्टेप 4,
उसे जितवा देती। और फिर आता था स्टेप 5, इनाम। इनाम में क्या मिलता था? व्यापार में छूट, ढेर सारा पैसा और सबसे जरूरी चीज, टैक्स वसूलने का अधिकार, जो कि असल में उस राज्य की आजादी का एक टुकड़ा छीन लेने जैसा था। और इस फॉर्मूले का सबसे बड़ा, सबसे बदनाम एग्जाम्पल वो है 1757 की प्लासी की लड़ाई। ये लड़ाई इस पूरे बिजनेस मॉडल का, समझिए, एक तरह से क्लाइमैक्स थी। हुआ ये कि कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ एक साजिश रची। उन्होंने नवाब के ही सेनापति मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच दिया और अपनी तरफ मिला लिया। तो ये लड़ाई कम और एक सौदा ज्यादा था। सच कहूं तो प्लासी को लड़ाई कहना ही गलत है। ये तो असल में एक हॉस्टाइल कॉरपोरेट टेकओवर था। बस फर्क इतना था कि ये स्टॉक मार्केट में नहीं, बल्कि तोपों के दम पे किया गया था। ये डिप्लोमेसी, साजिश और रिश्वत का एक ऐसा कॉकटेल था जिसमें कंपनी ने अपने 30 से भी कम सैनिक खोए और बदले में पूरा का पूरा बंगाल जीत लिया। अब जरा सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना है और उसके हाथ में एक देश को चलाने जैसी ताकत आ जाए बिना किसी जवाबदेही के। सुनने में ही कितना खतरनाक लगता है ना? और जब ऐसा होता है तो नतीजे भी भयानक ही होते हैं। उस दौर में करप्शन तो सिस्टम का हिस्सा था, जैसे हवा में घुला हो। कंपनी के अफसर भारत आते, कुछ ही साल में बेहिसाब दौलत कमाते और वापस ब्रिटेन जाकर नवाबों जैसी जिंदगी जीते थे। और ये इतना आम था कि अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है लूट, वो भी यहीं से हिंदी के शब्द लूट से ही गया है। बस ये एक शब्द ही उस दौर की पूरी कहानी बताने के लिए काफी है। और इसका सबसे भयानक नतीजा था 1770 का बंगाल का अकाल। लाखों लोग भूख से मर रहे थे और उस वक्त भी कंपनी के अफसर अनाज जमा करके और ज्यादा मुनाफा कमाने में लगे थे। सोचिए, असल में आज जो हम मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कंपनियों के लिए नियम कानून देखते हैं ना, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के इन्हीं घोटालों में हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या? वो एक तरह की हाइब्रिड चीज थी। आज की भाषा में हम इसे शायद एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कह सकते हैं, पर एक बहुत ही खतरनाक किस्म की। मतलब पैसा तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स का लगा था, लेकिन पीछे ताकत और सपोर्ट वो ब्रिटिश सरकार का था, फौज भी और पॉलिटिक भी। और इसी इतिहास की वजह से, इसी कड़वे सबक की वजह से आज हमारे पास कानून है, नियम है। ये जो संसद कंपनियों पर नजर रखती है या जो कंपटीशन लॉज हैं, ये सब इसीलिए हैं ताकि कोई भी एक कंपनी दोबारा कभी इतनी ज्यादा ताकतवर न बन पाए जितनी ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी तो खत्म हो गई, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी का बेहिसाब ताकतवर हो जाने का आइडिया वो आज भी जिंदा है, बस उसके रूप बदल गए हैं। जरा आज की बड़ी बड़ी ग्लोबल टेक कंपनियों के बारे में सोचिए। सवाल ये उठता है कि वो आज सरकारों से कौन से नए डिजिटल फरमान हासिल करना चाहती हैं। देखिए, जब कंपनियां हमारे डेटा को कंट्रोल करती हैं, वो तय करती हैं कि हम क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे, और यहाँ तक कि वो पब्लिक डिबेट को भी मोड़ सकती हैं, तो सवाल वही पुराना है। हम ये कैसे पक्का करें कि मुनाफे की दौड़ आम लोगों की भलाई पर कभी भारी न पड़े? ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी बस यही याद दिलाती है कि ताकत, चाहे वो तोपों से मिले या फिर कंप्यूटर कोड से, उसके साथ हमेशा जिम्मेदारी आनी ही चाहिए, और इस पर नजर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। सोच कर देखिए, एक कंपनी जिसने सिर्फ सामान नहीं बेचा बल्कि देशों पर राज किया और पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जी हां, आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ अहम दस्तावेजों को खंगालेंगे और एक बहुत बड़ा सवाल उठाएंगे। और ये सवाल जानते हैं आज भी उतना ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। एक तरफ हाँ, कंपनी ने दुनिया को जोड़ा जरूर, लेकिन सवाल ये है कि ये जोड़ कैसा था? ये कोई बराबरी का रिश्ता नहीं था। ये एक ऐसी कहानी है जहां एक तरफ तो तरक्की दिखती है, लेकिन उसी सिक्के का दूसरा पहलू तबाही का है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी की इस विरासत के इस दोहरे चेहरे को ही ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इस स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये सिर्फ सामान का आना जाना नहीं था। नहीं, ये ग्लोबलाइजेशन का एक ऐसा मॉडल था जहां दौलत का बहाव हमेशा एक ही तरफ था। वन वे ट्रैफिक, मतलब एक तरफ इंग्लैंड लगातार अमीर होता जा रहा था और दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था अंदर ही अंदर खोखली हो रही थी, और इसने दुनिया में एक ऐसी गहरी खाई पैदा कर दी जिसकी गूंज, सच मानिए, आज तक सुनाई देती है।
अच्छा, कंपनी ने आखिर क्या बदला, इस पर आने से पहले एक बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। अक्सर एक बात सुनने को मिलती है, एक मिथ है कि अंग्रेजों ने आकर एक बंद पड़े भारत को दुनिया के लिए खोल दिया, जैसे हम दुनिया से कटे हुए थे। लेकिन जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो दस्तावेज कुछ और ही कहानी बताते हैं। वो इस दावे को बिल्कुल खारिज कर देते हैं। सच्चाई तो इसके बिल्कुल उलट है। सच तो यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से हजारों साल पहले से भारत दुनिया के व्यापार का एक बजिंग सेंटर था, एकदम जिंदा दिल हब। सोचिए, रोमन साम्राज्य से सीधा ट्रेड, चीन, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, हर तरफ भारतीय व्यापारियों का जाल समंदरों पर फैला हुआ था। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर भारत का ट्रेड पहले से ही इतना स्ट्रांग, इतना एस्टैब्लिश था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर आखिर क्या किया? जवाब बड़ा साफ है। उन्होंने कोई नए रास्ते नहीं बनाए। उन्होंने तो पहले से बने बनाए रास्तों पर सीधा कब्जा कर लिया, हाईजैक कर लिया। उनका असली इनोवेशन खोज नहीं थी, उनका असली इनोवेशन था कंट्रोल। उन्होंने ट्रेड के एक आज़ाद फ्री फ्लोइंग नेटवर्क को लिया और उसे अपनी कॉर्पोरेट जंजीरों में जकड़ लिया। और समझिए इस बात को, ये सिर्फ बिजनेस रूल्स में छोटा मोटा बदलाव नहीं था। नहीं, ये तो पावर इक्वेशन को पूरी तरह से पलट देना था। सोचिए, जहां पहले भारतीय व्यापारी इक्वल पार्टनर्स थे, अब वो लंदन में बैठे कुछ लोगों की कंपनी के सिर्फ एम्प्लॉय बन के रह गए। और ये कोई मामूली कंपनी नहीं थी, ये एक ऐसी कंपनी थी जिसकी अपनी फौज थी, अपने कानून थे और जिसका एक ही मकसद था, सिर्फ और सिर्फ मुनाफा। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। इस सिस्टम की मशीनरी को, इसके पुर्जों को और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि जमीन पर असल में इसका असर कितना भयानक था। इसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं असिमेट्रिक कैपिटल फ्लो। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है, पर मतलब बिल्कुल सीधा है। दौलत का एक तरफा बहाव। इसे समझने का सबसे आसान तरीका सोचिए। मान लीजिए भारत एक कुआं है जिससे पानी तो बस निकाला जा रहा है, लगातार निकाला जा रहा है, लेकिन उसमें एक बूंद भी वापस नहीं डाली जा रही। और उस पानी से ब्रिटेन के खेत और उसके कारखाने सींचे जा रहे थे। और यही तो दादा भाई नौरोजी की मशहूर ड्रेन थ्योरी का आधार है। पूरा कॉन्सेप्ट यही है कि भारत के लोगों से जो टैक्स वसूला गया, व्यापार से जो पैसा कमाया गया, वो पैसा भारत की सड़कों, स्कूलों या अस्पतालों पर खर्च नहीं हो रहा था। नहीं, उसे सीधा जहाजों में भरकर इंग्लैंड भेजा जा रहा था। किस लिए? अपनी लड़ाइयों को फंड करने के लिए और अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की आग में घी डालने के लिए। लेकिन ठहरिए, ये ड्रेन यानी ये निकासी सिर्फ पैसों और सामान की नहीं थी, इससे भी बड़ी चीज थी। ये निकासी थी भारत के सबसे काबिल लोगों की, उनके हुनर की, उनकी हिम्मत की। लाखों भारतीय सिपाहियों को ब्रिटिश साम्राज्य के लिए दुनिया भर में लड़ने भेज दिया गया। लाखों भारतीय नाविक, जिन्हें लश्कर कहते थे, उनके जहाज़ों को चलाने लगे। और लाखों मजदूरों को इंडेंचर्ड लेबरर्स या गिरमिटिया बनाकर कैरिबियन के गन्ने के खेतों में और अफ्रीका में रेलवे लाइन बिछाने के काम पर लगा दिया गया। ये सिर्फ ब्रेन ड्रेन नहीं था, ये मसल ड्रेन भी था, दोनों एक साथ। अब आप खुद सोचिए, इस सिस्टम ने भारत की अपनी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को कभी पनपने ही नहीं दिया। सीधा सा सवाल है, जब किसी देश की पूंजी भी बाहर जा रही हो और उसके सबसे काबिल लोग भी बाहर भेज दिए जा रहे हों, तो वो देश अंदर से मजबूत बनेगा कैसे? और इस पूरे शोषण के इंजन को चलाने वाला फ्यूल क्या था? एक शब्द में जवाब है मोनोपोली, यानी एकाधिकार। इसका मतलब बिल्कुल साफ था कि उनके रास्ते में कोई नहीं आ सकता, न कोई दूसरी ब्रिटिश कंपनी, और भारतीय व्यापारियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब हो सकता है किसी को लगे कि ठीक है, उस जमाने में शायद बिजनेस ऐसे ही होता होगा, ये नॉर्मल था। लेकिन उसी दौर का एक बहुत बड़ा थिंकर, एक बहुत बड़ा विचारक इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। तो सवाल यह है कि क्या उस वक्त कोई आवाज उठा रहा था? क्या कोई कह रहा था कि यह गलत हो रहा है? जी हां, बिल्कुल। और ये आलोचक के क्रिटिक कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा शख्स था जिसे आज हम सब जानते हैं। और ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन वो आलोचक थे एडम स्मिथ। जी हां, वही एडम स्मिथ जिन्हें फादर ऑफ कैपिटलिज्म कहा जाता है। स्मिथ ने साफ साफ लिखा कि कंपनी की ये मोनोपोली, ये एकाधिकार, फ्री मार्केट के हर उसूल के खिलाफ है। उन्होंने कहा यह सिर्फ गलत या अनैतिक ही नहीं है, ये तो इकोनॉमी के लिए भी बुरा है। क्यों? क्योंकि जब कंपटीशन ही नहीं होगा तो कोई नई सोच, कोई इनोवेशन कहां से आएगा? और इस बेलगाम कॉरपोरेट पावर का सबसे भयानक, सबसे खौफनाक नतीजा कब सामने आया?
1770 के बंगाल अकाल में कंपनी की टैक्स वसूलने की जिद और अनाज के व्यापार पर उसके कंट्रोल ने एक सूखे को भुखमरी की एक ऐसी सुनामी में बदल दिया जिसमें लाखों लाखों लोग मारे गए। तो अब हम आते हैं सबसे अहम सवाल पर। 300 साल पुरानी इस कहानी का आज की दुनिया से क्या लेना देना है? इसका लेना देना बहुत गहरा है। इसका असर हमारी आज की दुनिया की बुनियाद में बसा हुआ है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की उस बेलगाम पावर ने जो तबाही मचाई, दुनिया ने उससे एक सबक सीखा। ये सीखा कि ट्रेड को पूरी तरह से खुला नहीं छोड़ा जा सकता, और उसी सबक का नतीजा है आज के ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO। इन्हें इसलिए बनाया गया ताकि ट्रेड के कुछ रूल्स हों, कुछ नियम हों, ताकि कोई एक कंपनी या देश इतना ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। लेकिन फेयर ट्रेड की जो बहस है वो आज भी जारी है, और उसकी जड़ें उसी पुराने सिस्टम में हैं। हाँ, ये बात सही है कि आज बहस मसालों और कपड़ों की नहीं होती। आज बहस होती है डेटा फ्लोज पर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर। चीजें बदल गई हैं, लेकिन जो बुनियादी सवाल है वो आज भी वही का वही है। क्या ये ग्लोबल सिस्टम सच में सबके लिए बराबर है, या इसका झुकाव आज भी कुछ ताकतवर कॉरपोरेशंस और कुछ गिने चुने देशों की तरफ है? ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास हमें एक बहुत बहुत जरूरी सबक याद दिलाता है। यह हमें दिखाता है कि जब एक कॉरपोरेशन, एक कंपनी स्टेट से यानी सरकार से भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है तो नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं। और ये सवाल आज के दौर में शायद सबसे ज्यादा रेलेवेंट है जब हम बड़ी बड़ी टेक जायंट्स को देखते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम एक ऐसी ग्लोबल व्यवस्था कैसे बनाएं जो सिर्फ मुनाफे और ताकत पर न चले बल्कि बराबरी और सबकी तरक्की के उसूलों पर टिकी हो। इसी सवाल के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।